वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। कल की क्लास हमारी एक बेसिक क्लास थी जिसमें हमने रिले और सर्किट ब्रेकर का एक ऑपरेशनल बिहेवियर देखा था, ठीक है ना। अब आज की जो क्लास होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं रिले के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिले के बारे में। अब देखो, थोड़ी सी कहानी में ना ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपका जो मॉड्यूल 1 है उस मॉड्यूल 1 में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिले, सर्किट ब्रेकर एंड ऑल। क्लियर है? मॉड्यूल 2 है वो आपका फॉल्ट एनालिसिस के बारे में है, और मॉड्यूल 3 जो है उसमें आपके रिले के क्लासिफिकेशंस है, ठीक है ना। उनके बारे में, टाइप्स ऑफ रिले, उन सब के बारे में आप लोगों का डिटेल डिस्कशन है। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल 1 को पढ़ते हुए मॉड्यूल 1 के साथ में ही मॉड्यूल 3 को हम लोग कवर करेंगे, ओके। उसके बाद में हम लोग मॉड्यूल 2 को पढ़ेंगे, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल क्लियर रहना। आप उसी प्रोसेस से चलना जिस प्रोसेस से मैं चलता हुआ आ रहा हूं, तो आपको एक भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं। मोर देन सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखो, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा रिले, मतलब हम रिले के बारे में सारी कहानियां जानेंगे। रिले क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, क्या बिहेवियर होता है। कल की क्लास में आप लोगों को रिले के बारे में कुछ चीजें पता चली होगी। जैसे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है रिले के वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। रिले के बारे में क्या क्या खास बात थी। पहली बात, भाई रिले जो है ये क्या करता है, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इट्स कॉल्ड, नोट्स साथ में बनाना, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही है ना। इट्स कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या करेगा? इट्स हैविंग कैपेबिलिटी टू सेंस द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। बट एक चीज को यहां पे इंपॉर्टेंट करके ध्यान से समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, कि ये आपके फॉल्ट को क्या करता है? सेंस करता है, ठीक है ना। बट ध्यान में रखना, ये एक प्रिडिक्टेबल डिवाइसेस नहीं है, मतलब ये ज्ञानी नहीं है, ये बाबा नहीं है, ये कोई ज्योतिषी नहीं है कि ये पहले से ये बता दे कि सिस्टम में फॉल्ट आने वाला है, ठीक है ना। फॉल्ट आने के बाद में जब फॉल्ट आ जाएगा तो ये सेंस करेगा, फिर सिस्टम को बताएगा कि फॉल्ट आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका प्री डिटरमाइन नहीं करता है, ये डिटर्मिनेशन का काम नहीं करता है, पहले से किसी चीज के बारे में नहीं बताता है। ये ध्यान से इस चीज को समझ लेना, ठीक है ना। ओके, तो समझना कि रिले डज नॉट हैविंग कैपेबिलिटी टू प्री डिटरमाइन और सेंस द फॉल्ट। क्लियर है ना। ये कब वर्क करेगा? ये वर्क जब करेगा जब सिस्टम पे फॉल्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्क करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी एक जादूगर है। कौन जादूगर है? समझिए। इसमें एक कमाल का इंसान है, उसका नाम है बुकोज रिले। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। बुकोज, BULOZ। बुकोज रिले एक होता है जो आपका ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, जब मैं इसको बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं बुकोज रिले क्या होता है, कैसे होता है, तो ये आपका आएगा ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के टाइम में। बुकोज रिले की एक खास बात ये होती है कि ये फॉल्ट आने से पहले ही सिग्नल प्रोवाइड कर देता है कि फॉल्ट आने वाला है। और उसमें इसकी एक खास बात है कि ये ऐसा क्यों कर पाता है, उसका एक रीजन है, बिकॉज इट्स ए गैस डिटेक्टर रिले। गैस डिटेक्टर रिले, क्लियर है ना। ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं ना, ये साथ के साथ में अच्छे से समझना एक एक लाइन को। देखो, आपका रिले जो होता है वो फॉल्ट आने के बाद में बताता है। सिर्फ एक रिले ऐसा है, बुकोज रिले, जो फॉल्ट आने से पहले ही बता देता है कि फॉल्ट आने वाला है। और उसका क्या रीजन है कि वो क्यों बताता है? बिकॉज इट्स ए गैस डिटेक्टर रिले होता है। ये गैस को डिटेक्ट करता है, हीट को डिटेक्ट करता है, और फॉल्ट आने से पहले ही बता देता है कि हाँ भाई सिस्टम में फॉल्ट आने वाला है। ओके, डोंट वरी, बुकोज रिले हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। ओके,
और रिले के बारे में क्या क्या खास बात हो सकती है, ठीक है भाई। रिले जो वर्क करता है वो किसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो रिले यूज टू सेंस 3 क्वांटिटी, ओके। फर्स्ट मैग्नीट्यूड के बराबर ब्रैकेट में लिख लेना वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना भाई। वोल्टेज एंड करंट का मैग्नीट्यूड बताता है। दूसरी क्वांटिटी फेज डिफरेंस, एंड तीसरी क्वांटिटी इज योर फ्रीक्वेंसी। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, आपको याद है या नहीं है? कल जब मैंने सिस्टम बनाया था तो मैंने बोला था कि जब आपके सिस्टम पे फॉल्ट आते हैं तो 4 क्वांटिटी ऐसी होती है जो चेंज होती है। कौन कौन सी? वोल्टेज, करंट, इनका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है, या फेज डिफरेंस। याद करो मैंने लिखा था वहां पे cos ऑफ थीटा लिखा था ना, कि पावर फैक्टर आपका चेंज हो सकता है। तो ये थीटा क्या है बेटा? फेज डिफरेंस ही है, ओके। एंड फोर्थ क्वांटिटी इज योर फ्रीक्वेंसी। अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बोलोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड, फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी, दीज आर द 3 क्वांटिटी दैट कैन सेंस बाय ए रिले टू यूज फॉर द एलिमिनेट फॉल्ट इन द सिस्टम। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कुछ लाइंस है जो आपको रिले के बारे में लिखनी है। अब ये तो हुई कल की क्लास की बात। कल की जो क्लास थी जिसमें हम लोगों ने रिले के बारे में जो जाना था वो मैंने यहां पे लिखा है। आज की क्लास अभी तक मैंने शुरू भी नहीं की है, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लो। अब रिले की बाल की खाल निकालते हैं और मजा लेना शुरू करते हैं। क्लास में मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। अब समझिए और अब जानिए। अब मैं समझाना शुरू करूंगा। इसको हटा दूं मैं पूरे को? ठीक है बेटा। देखो तो भाई जब भी जैसे मान लो आप लोगों ने आइडिया लगाया, आप लोगों ने कहा कि यार चलो मेरे को कुछ ना कुछ काम करना है। जैसे आप लोगों ने कहा कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे आपने सोचा कि मान लो कि कार बनाते हैं। क्या सोचा आपने? कार बनाते हैं। सोचा भाई मान लो कार बनाना है। अब कार बनाते हैं तो कार का काम क्या है? ट्रेवलिंग के काम में आनी है भाई। आप क्या क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे सर स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा चलनी चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। सही। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, एक नॉर्मल बंदा भी कार खरीद सके, ऐसी उसकी सिचुएशंस होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को जब बनाया जाता है तो उस इक्विपमेंट के अंदर हमें जो जो खास बातें चाहिए होती है वो खास बातें हम उसके अंदर डालने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। समझ में आया? तो मतलब हर एक इंसान की, हर एक एलिमेंट की, चाहे वो रिले हो, सर्किट ब्रेकर हो, आइसोलेटर हो, कोई भी जो होता है उसकी कुछ क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए ताकि हमारा रिले या सर्किट ब्रेकर अच्छे से ऑपरेट कर पाए, और वो एफिशिएंटली और बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो समझिए अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, किसकी बात करूं? प्रॉपर्टीज ऑफ द रिले। अगर मैं रिले की प्रॉपर्टी की बात करूं तो मुझे यह बताओ कि क्या क्या खास बातें रिले में होनी चाहिए। पहली चीज, सर मुझे यह लगता है कि अगर सिस्टम में कहीं फॉल्ट आ जाए तो सेंस करने वाला इंसान कौन है? रिले है। तो जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट आए रिले तुरंत उस चीज को सेंस कर लेना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? सेंसिटिविटी। पहली कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेंसिटिविटी। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज सेंसिटिविटी सर इसलिए होनी चाहिए कि अगर छोटा भी एक फॉल्ट आ जाए तो रिले उसको क्या कर सकता है? सेंस कर सकता है। उसके पास में सेंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इट्स हैविंग कैपेबिलिटी टू सेंस फॉल्ट इन द सिस्टम। बिल्कुल क्लियर है ना? इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेबल वो डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि रिले की ये खास बात होनी चाहिए भाई, उसका काम ही सेंस करने का है। परफेक्ट है। ओके, दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी, क्या बोला था भाई? अगर मान लो आप लोगों का ये बस बार है और इस बस बार में से मान लो यहां से 2 फीडर निकल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो फॉल्ट आ जाता है इस वाले फीडर पे, क्या आ गया बेटा? फॉल्ट आ गया, ठीक है। तो यहां पे लगा हुआ जो रिले होना चाहिए वो रिले
ये डिटरमाइन कर सके कि भाई फॉल्ट इस बस वाले पे आया है, इस फीडर पे फॉल्ट आया है, इस फीडर पे फॉल्ट नहीं आया है, क्योंकि रिले से कनेक्टेड तो दोनों ही बस है, यहां भी सर्किट ब्रेकर है और यहां भी सर्किट ब्रेकर है। समझ में आ गया? तो ये जो रिले होना चाहिए ये सिर्फ इस वाले सर्किट ब्रेकर को आदेश दे कि भाई तुम ओपन हो जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर फॉल्ट आया है। क्या उसको इसको ओपन करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसको हम बोलेंगे हेल्थी पार्ट ऑफ द सिस्टम। समझ में आई कहानी या नहीं आई? ओके। तो इसके ऊपर क्या होनी चाहिए कैपेबिलिटी कि अलग अलग चीजों को अलग अलग कर सके। हेल्थी सिस्टम को बोले कि हाँ भाई ये हेल्थी है, इसको अलग कर सके। जो फॉल्टी आया है उसको बोले कि हाँ ये वाला फॉल्टी है, इसके सर्किट ब्रेकर को क्या करो, ओपन करो। ठीक है। तो इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन की। समझ गया नहीं समझ गए? अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस में करेगा? एक किस में करेगा? फॉल्टी पार्ट में, और दूसरा हेल्थी पार्ट में। फॉल्टी पार्ट को अलग करेगा एंड हेल्थी पार्ट को ये अलग करेगा। अब यहां पे एक थोड़ा सा डीप नॉलेज की बात और है जो आगे जाके आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन यहां भी आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। देखो क्या होता है, सिस्टम में दो चीजें होती है। ठीक है। एक होता है डिस्टरबेंस, एक होता है डिस्टरबेंस, ठीक है, और एक होता है फॉल्ट। अब इन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जैसे भाई आप लोगों ने पुराने टाइम पे देखा होगा कि जब टीवी वगैरह चलती थी, है ना, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होती है, जब टीवी चलती है तो कई बार क्या होता था कि जो मतलब पिक्चर जो चल रही होती थी वो ब्लैंक आउट हो जाती थी और वो मतलब ब्लैक सी स्क्रीन आने लग जाती थी। आप ऊपर चढ़ते थे, एंटीना को हिलाते थे और वापस से आपकी टीवी अच्छे से चलने लग जाती थी। सही बात है। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज का ले लेते हैं। भाई कभी कभी क्या होता है, आप कॉल लगाते हो, है ना, आप कॉल लगाते हो तो जिस नंबर पे आप कॉल लगाते हो एक्चुअली वहां कॉल नहीं लग के किसी दूसरे की आवाज आप लोगों को सुनाई देने लग जाती है। वो हुआ क्या? वो ये हुआ कि जब आप लोगों ने कॉल लगाया तो आपका सिग्नल किसी दूसरे के सिग्नल के साथ मर्ज हो गया। मतलब सिस्टम में क्या हुआ? डिस्टरबेंस हुआ। सही बात है। वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, वो 10 सेकंड चलेगा, 20 सेकंड चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। या तो आपका कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, सही है, या आपका कॉल राइट नंबर पे लग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मतलब बेटा जब सिस्टम में अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस का मतलब यह होता है कि कोई चीज स्मूथ तरीके से चल रही है, उसमें से हल्के से टाइम के लिए कुछ डिस्टरबेंस है और वो वापस से स्मूथ तरीके से चलना शुरू हो चुकी है। मतलब डिस्टरबेंस जो होता है ना, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब डिस्टरबेंस का मतलब यह है कि कुछ हलचल हुई लेकिन थोड़े से टाइम के लिए हुई और फिर बंद हो गई। सही बात है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस बोलते हैं। जबकि फॉल्ट का क्या मतलब है? फॉल्ट का मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन का कोई तार टूट के गिर जाना, ट्रांसमिशन लाइन के दो तार एक दूसरे से टच हो जाना। सही बात है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि किसी शैतान ने क्या किया? चेन फेंक दी, ट्रांसमिशन लाइन के तीनों तार एक दूसरे से क्या हो गए? टच हो गए। सही बात है। तो जब तक आप वहां जाके मौके पे और फिजिकल तौर से उस चेन को ना हटा देते हो, तार टूट गया है तो उसको वापस जब तक नहीं बांध देते हो, क्या जब तक वो फॉल्ट या वो डिस्टरबेंस खत्म होगा? क्या नहीं होगा। मतलब फॉल्ट जो होता है ये आपका लॉन्ग टाइम पीरियड वाला होता है। कैसा होता है बेटा? लॉन्ग टाइम पीरियड वाला होता है। समझे कहानी को? तो आप लोगों के सिस्टम में मतलब जैसे करंट का बढ़ना, वोल्टेज का बढ़ना, फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, फेज में डिफरेंस आना, ये क्या है? ये वो क्वांटिटीज है जिन क्वांटिटीज के ऊपर रिले क्या करता है? वर्क करता है। मतलब इन क्वांटिटीज में मान लो कुछ डिस्टरबेंस आया, समझ में आया, तो रिले को ये सेंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो मान लो करंट की वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है क्या वो डिस्टरबेंस की वजह से आ रहा है या वो फॉल्ट की वजह से आ रहा है? अब ऐसा कब हो सकता है? समझिए, ऐसा तब हो सकता है जब मान लो डिस्टरबेंस आया। मान लो डिस्टरबेंस ज्यादा देर के लिए नहीं आएगा, मान लो 10 से 20 सेकंड के लिए डिस्टरबेंस आया, समझ गए। अगर फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट तो बेटा जब तक क्लियर नहीं करोगे ना, जब तक फॉल्ट कभी क्लियर होगा ही नहीं। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे तक ये तो लगातार ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब रिले पता है क्या करना चाहिए? रिले सर ऐसा होना चाहिए जो अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया ना तो रिले करे कि हाँ थोड़ी तसल्ली रखो, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड क्लियर हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर को ओपन मत करो। सही बात है, बिकॉज इट्स अ डिस्टरबेंस। अगर फॉल्ट आया, अगर वो 10-20 सेकंड से भी लंबा चल रहा है तो फिर रिले क्या बोलेगा? अरे नहीं, ये डिस्टरबेंस नहीं है, ये क्या है? फॉल्ट है।
तो क्या करो भाई, सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दो। समझ में आई खास बात या नहीं आई? तो ये रिले की सबसे अच्छी क्वालिटी है। समझना भाई, फॉल्टी और हेल्थी में तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर ही लेता है, साथ के साथ में ये एक डिस्टरबेंस में और एक फॉल्ट में भी क्या कर लेता है, डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है। ये आपके रिले की सबसे अच्छी और सबसे यूनिक और सबसे खास बात है कि ये नॉर्मल डिस्टरबेंस में और फॉल्ट में डिस्टरबेंस या डिफरेंस को क्या कर लेता है, पहचान लेता है। समझिए, देखो आप लोगों ने जब अगर मान लो आप लोग प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हो तो एक और जबरदस्त एलिमेंट है जिसके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, जिसका नाम है फ्यूज। वर्ड सुना है आप लोगों ने, फ्यूज सुना है? फ्यूज के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा ध्यान बात से ये समझ लो, फ्यूज एक नॉर्मल एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर इसमें करंट की वैल्यू बढ़ी तो ये पिघलना शुरू कर देता है। अब पता है फ्यूज की क्या खास बात है? फ्यूज की ये खास बात है कि करंट चाहे क्यों भी बढ़ो, चाहे वो डिस्टरबेंस की वजह से बढ़ो, चाहे वो फॉल्ट की वजह से बढ़ो, ये पिघलना शुरू कर देता है फ्यूज। मतलब फ्यूज एक ऐसा इंसान है, प्रोटेक्टिव डिवाइस तो है, अच्छी भी है, ये भी बात मान लिया, लेकिन फ्यूज के पास में ना बेटा ये सेंसेबल वाली क्वालिटी नहीं होती है। मतलब फ्यूज जो होता है ना वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है। किस किस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है? वो एक नॉर्मल डिस्टरबेंस और एक फॉल्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है। ये लाइन आप नोट करके इंपॉर्टेंट पार्ट करके लिख लेना कि फ्यूज के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक नॉर्मल डिस्टरबेंस में और फॉल्ट में डिस्क्रिमिनेशन कर सके, जबकि एक रिले में ये क्वालिटी होती है कि वो डिस्टरबेंस और फॉल्ट में क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। समझ में आ गया? तो सेंसेबल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन करने की कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। दो चीजें हो गई, ओके। और आगे समझिए, इसको हटा देता हूं मैं। क्वालिटी नंबर थर्ड, तीसरी क्वालिटी, ओके, स्पीड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पीड की। अब स्पीड क्या होगी भाई, रिले की स्पीड क्या होगी? तो बेटा ये ऑपरेटिंग स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? ऑपरेटिंग स्पीड की। मतलब अगर मान लो सिस्टम में फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो रिले कितनी देर में ऑपरेट करेगा? मतलब फॉल्ट आया तो रिले जो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा वो कितनी देर में भेजेगा? अब आप अपने दिमाग से थोड़ा सा ये सोच के बताओ कि रिले की जो स्पीड होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए या बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए? तो आप ध्यान से समझिए, अगर मान लो रिले की स्पीड फास्ट है या मान लो मैंने बोला कि रिले की स्पीड स्लो है, इनमें से दोनों में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही है या दोनों ही गलत है? अब समझिए भाई, अगर रिले की स्पीड स्लो है तो रिले लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अरे सर रिले मान लो फॉल्ट आ गया, मान लो फॉल्ट आ गया, करंट 10 एम्पियर थी, करंट बढ़ के हो गई कितनी, मान लो 100 एम्पियर। फॉल्ट आ गया, करंट एक्सीड कर गई, और मान लो रिले ने ऑपरेट करने में लगा दिए 5 मिनट या 10 मिनट। रिले ने ऑपरेट करने में कितने लगा दिए? 10 मिनट। तो सर 10 मिनट में तो जो प्रोटेक्शन जिसको ये कर रहे हैं ना भाई, मान लो ट्रांसफार्मर को या जनरेटर को, जिसको भी ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो 10 मिनट में तो ब्रंटी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर रिले और सर्किट ब्रेकर लगाने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है? नहीं है। क्या इसको स्लो होना चाहिए? सर स्लो तो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? अगर स्लो ही हो गया तो ब्रंट कर देगा। जितनी देर में ये ऑपरेट करेगा उतनी देर में तो आपका इक्विपमेंट जल जाएगा। तो स्लो तो नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, स्लो नहीं होना चाहिए। ओके, क्या फास्ट होना चाहिए क्या? अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या फास्ट होना चाहिए क्या? भाई अगर फास्ट हुआ तो अच्छी बात है। भाई जैसे ही मान लो सिस्टम में फॉल्ट आया, करंट हल्की सी भी एक्सीड करी, तुरंत जैसे ही फॉल्ट आया, रिले ने तुरंत सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजा और सर्किट ब्रेकर क्या हो गया? ओपन हो गया, काम हो गया आपका। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हम तो चाहते ही यही थे कि हमारा काम हो जाए। सही बात है, लेकिन यहां पे एक परेशानी है थोड़ी सी। क्या परेशानी है? अभी डिस्क्रिमिनेशन के टाइम पे मैंने एक बात की थी कि एक होता है डिस्टरबेंस और एक होता है फॉल्ट। सही बात है। अब सपोज डेट जो करंट ने एक्सीड किया था वो मान लो फॉल्ट की वजह से नहीं किया था, वो मान लो उसने किसकी वजह से किया था? डिस्टरबेंस की वजह से किया था। तो अगर रिले फास्ट वर्क करने वाला हुआ तो जैसे ही वो डिस्टरबेंस को देखेगा वो ये नहीं सोचेगा ये फॉल्ट है या डिस्टरबेंस है, वो तो बोलेगा करंट एक्सीड की, तुरंत ऑपरेट करो, फास्ट ऑपरेशन करो। कैसा करो? फास्ट ऑपरेट करो। तो बेटा वो नॉर्मल डिस्टरबेंस के ऊपर भी ऑपरेट कर जाएगा। समझ में आई? खास बात नहीं आई। तो क्या होना चाहिए? फॉल्ट आए तो उसको ना 10-5 सेकंड थोड़ा सा इंतजार कर लो। 10-5 सेकंड में नहीं तो 1-2 सेकंड तो कम से कम इंतजार करो, हैं कि भाई
देख लेते हैं अपने आप सही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर ऑपरेट करो। सही बात है। तो क्या बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए क्या? इसको फास्ट नहीं, आप लिखो टू फास्ट। क्या बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए क्या? नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट होना भी सही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा फास्ट हुआ तो इसकी ये वाली कैपेबिलिटी जो है ना, ये उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ये डिस्टरबेंस में और फॉल्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा। तो सर ये बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है ना, वो मॉडरेट टाइप की होनी चाहिए, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। समझ में आ गया? तो स्पीड में क्या लिखोगे? स्पीड में लिखना नॉट टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो। ठीक है ना? कहानी समझ में आनी चाहिए। अगर मैं एक वर्ड भी लिख रहा हूं तो उसका रीजन क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी क्लियर है, डिस्क्रिमिनेशन क्लियर है, स्पीड क्लियर है। सही बात है? ओके। और कौन सा गुण है जो आप चाहते हो कि रिले में होना चाहिए? बताओ, और कौन सा गुण है भाई जो आप लोग चाहते हो कि रिले में वो भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बताओ जरा। एक तो हर इंजीनियर की ख्वाहिश क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। लिख लेना पूरा। क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल। ये तो सब लोग जानते हैं भाई, ये महंगा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा और क्या हो सकता है? इजी टू ऑपरेट। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इतना डिफिकल्ट तरीके से बना दो कि कोई ऑपरेट करने के लिए भी किसी, मतलब समझ रहे हो ना, एक प्रोफेशनल को लाना पड़े ना। एक जीएसएस पे रहने वाला जो नॉर्मल इंसान होता है वो भी उसको क्या कर सके? ऑपरेट कर सके। तो इजी टू ऑपरेट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। सही बात है। ये सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। एंड एक सबसे खास बात जो उसके अंदर होनी चाहिए वो होना चाहिए हैविंग कैपेबिलिटी। सारी लाइनें लिखना। हैविंग कैपेबिलिटी टू ऑपरेट ऑन प्रीडिटरमाइन वैल्यूज। इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो आपने रिले में, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था भाई, रिले में क्या होता है, जैसे ये करंट कॉइल थी तो उसकी सेकेंडरी कॉइल थी ना, यहां पे बताया था। तो अगर मान लो आप लोगों ने यहां पे फिक्स कर दिया कि जैसे इसकी क्या, कौन सी वैल्यू होती है? पिकअप वैल्यू। जानते हो कि नहीं जानते हो? आपने सेट कर दिया कि मान लो इसकी पिकअप वैल्यू है 10 एम्पियर। कितनी है? 10 एम्पियर। तो रिले ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही वैल्यू 10 एम्पियर से एक्सीड करे, मान लो हो जाए 11 एम्पियर, समझ गए, तो रिले ऑपरेट करना शुरू कर देना चाहिए। समझ में आया? तो ये प्री डिटरमाइन वैल्यू क्या है? ये प्री डिटरमाइन वैल्यू ये है कि आप जो रिले में पहले से जो वैल्यू फिक्स कर देते हो ना, पिकअप वैल्यू, उस पिकअप वैल्यू के ऊपर रिले को ऑपरेट करना ही करना चाहिए। समझ में आई खास बात या नहीं आई? कौन कौन सी क्वांटिटी? सर सेंसिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, स्पीड नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो होना चाहिए, इजी टू ऑपरेट, इकोनॉमिकल, एंड ये आपका हो गया कि हैविंग कैपेबिलिटी टू ऑपरेट ऑन द प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, और यू कैन से इट्स हैविंग ऑपरेट ऑन द योर पिकअप वैल्यूज। क्लियर है कि नहीं है? मतलब रिलायबल भी वो होना चाहिए। ये सारी खास बात होती है प्रॉपर्टी किसकी? एक रिले की। क्लियर हुआ सब सारी चीजें? ओके। देखो रिले के ऊपर ना बहुत खतरनाक अंदर तक पढ़ने वाले हैं अपन, है ना? ये सारी बातें समझ में आ गई? ओके। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। देखो, अब रिले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहानियां और बता देता हूं। देखो, रिले जो होते हैं ये बेटा कई तरह के होते हैं और कई तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। मैं हर तरीके से क्लासिफिकेशन करके रिले पढ़ाऊंगा आपको, हर तरीके से। अब समझिए, सबसे पहले एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन करता हूं मैं कि जो आपके रिले होते हैं ना, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? समझिए। एक होता है आपका प्राइमरी रिले और एक होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है ना? इसको हम मेन रिले भी बोलते हैं। ठीक है? प्राइमरी रिले को हम मेन रिले भी बोलते हैं और सेकेंडरी जो रिले होता है इसको हम बैकअप भी बोलते हैं। ठीक है ना? बैकअप रिले या बैकअप प्रोटेक्शन। ओके। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है कहानी में। जैसे जब हम बात करेंगे किसकी? ट्रांसमिशन लाइन की। जैसे मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन है ना? अब मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन मान लो कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन।
मैंने क्या किया, इस ट्रांसमिशन लाइन को मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर रिले लगाया, एक रिले लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इससे मान लो 60-70 किलोमीटर आगे जाके एक रिले लगा दिया मैंने यहाँ पे, 2 रिले लगा दिया, रिले नंबर 1 और रिले नंबर 2, ठीक है। 2 रिले लगा दिया, क्योंकि भाई ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। तो बहुत लंबी लाइन तक, जैसे भाई आप क्या चाहते हो, जैसे आप यहाँ हो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है उसका जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, सही है ना। तो एक जो रिले होता है, इस रिले की कोई कैपेबिलिटी होती है, जैसे मैंने मान लो ये रिले 1 है, तो मैंने बोला कि ये रिले 1 यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक अगर कोई फॉल्ट आया तो ये सेंस कर लेगा। अब लाइन मान लो 100 किलोमीटर लंबी है, तो एक से काम नहीं चलेगा बेटा, कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे। मान लो आप लोगों ने 2 लगा दिया। अब मान लो सिस्टम में फॉल्ट आया यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे फॉल्ट आया, सबसे पहले कौन से रिले को पता लगेगा, इस रिले को पता लगेगा कि ये पास में है, सही बात है। अब अगर इस रिले ने ऑपरेट कर दिया, बोल दिया कि भाई सिस्टम पे फॉल्ट आ गया, यहां से सर्किट ब्रेकर को हटा दिया, तो ये लाइन कट हो जाएगी, सिस्टम हेल्थी बच जाएगा, सही बात है। मतलब इस फॉल्ट के लिए जो प्राइमरी रिले हुआ वो कौन सा हुआ, ये हुआ। तो इस रिले को बोलोगे आपकी ये मेन रिले है, किसके लिए, इस फॉल्ट के लिए, ये मेन रिले हुआ। अगर ये ऑपरेट कर गया तो इसको ऑपरेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, यहीं से सर्किट ब्रेकर से लाइन कट हो जाएगी, परफेक्ट है। लेकिन मान लो किसी कंडीशन की वजह से ये रिले ऑपरेट नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा, फिर ये फॉल्ट करंट आगे बढ़ेगी, तो ये वाला जो रिले होगा इसमें ये फॉल्ट करंट होते हुए फ्लो होगी, तो फिर ये रिले क्या बोलेगा, अरे यार फॉल्ट आ रहा है, करंट हाई है, तो फिर ये ऑपरेट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, सही है। तो अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर ये ऑपरेशन कर रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, बैकअप रिले बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बैकअप रिले बोलेंगे। समझ में आई खास बात या नहीं आई, बिल्कुल सही है ना, ओके। तो जब आपका एक रिले हो गया, 2 रिले हो गया, जब आपके मोर देन 1 रिले अगर कहीं पे लगे हुए हो तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। आगे आने वाला है, लेकिन यहीं से आपको चीजों को समझ में आ जाएगी। समझिए, जब एक से ज्यादा रिले लगे हो, जिसमें एक को आपने मेन बोला, फिर बैकअप बोला, अगर इसके बाद तीसरा होगा तो उसको भी फिर बैकअप ही बोलेंगे। मेन एक होता है, सेकेंडरी कई सारे हो सकते हैं, टर्सरी, फोर्थ जो होगा उन सबको क्या बोलेंगे बेटा, बैकअप रिले बोलेंगे, सही है। अगर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए एक रिले लगा हो तो उसको बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट प्रोटेक्शन। समझ में आई कहानी, यूनिट का मतलब सिर्फ एक रिले लगा हुआ है। अगर मोर देन 1 रिले हैं तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। समझ में आई खास बात या नहीं आई, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है। मतलब आप लोगों के यूनिट प्रोटेक्शन होते ना, देखो जो बहुत लंबी लंबी चीजें होती है ना, बहुत दूरी तक होती है, वहां एक से ज्यादा रिले लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक ही जगह पे हो, यहीं पे इक्विपमेंट है, इसी को सेव करना है, तो उसके पास में ही रिले लगा दो, वही काम कर जाएगा। सही बात है कि नहीं है, सही है ना, बिल्कुल क्लियर है। मतलब ये जो यूनिट प्रोटेक्शन होता है ना, जहां सिर्फ एक ही रिले की जरूरत होती है, ये कहां कहां पे लगा होता है, तो ये या तो आप लोगों को ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करना हो, या आप बोल सकते हो आपके जनरेटर को प्रोटेक्शन करना हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ही जगह रखा रहेगा ना बेटा, उसके पास में ही रिले लगा दिया। जनरेटर एक ही जगह है ना, उसके पास में ही क्या लगा दिया, रिले लगा दिया। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत लंबी है, एक रिले से पार नहीं पड़ेगी, कई सारे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर लंबी लंबी लाइन होती है, सही बात है। तो बहुत सारे रिले लगाने पड़ेंगे, तो वहां पे कई सारे रिले होते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। मतलब नॉन यूनिट प्रोटेक्शन कहां होगा, ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाएगा। क्या ये चीज आपके माइंड में सेट हुई या नहीं हुई, अरे क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। समझना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले में एक टाइप और आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले में एक टाइप और आएगा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन, तो वहां 2 तरह के रिले होते हैं, यूनिट और नॉन यूनिट, यूनिट प्रोटेक्शन, नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। आप लोगों को मैंने यही समझा दिया, यूनिट प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर और जनरेटर के लिए होता है, नॉन यूनिट प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है। और इसका प्रोटेक्शन, और अगर आप आगे क्लासिफाई करो तो 2 तरीके से होगा, मेन और बैकअप प्रोटेक्शन, जो किस में होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है, नॉन यूनिट में होगा ना बेटा, सही बात है। अगर मेन ने ऑपरेट नहीं किया तो ऑपरेट कौन करेगा, बैकअप प्रोटेक्शन करेगा। कौन करेगा, बैकअप प्रोटेक्शन। समझ में आई बात, खास बात है, क्लियर हुआ। क्या हो गया बेटा, रिले हो गया, 2 तरीके से क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये समझ में आ गया, यूनिट नॉन यूनिट, ठीक है ना, ओके।
अब इसको मैं हटा दूं, एक एक चीजें देखो, कई सारी चीजें आएगी, है ना, बस तसल्ली बनाते हुए रखना। मैं आप लोगों को इतना पढ़ा दूंगा, है ना, कि आप लोग जब रिले का बारे में सुनोगे ना तो सामने वाले से ये पूछोगे इसका क्लियर करो कौन सी जगह से क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है ना। हाँ, इतना समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन ना लो बस। अब देखो समझिए कहानी को, इंटरेस्टिंग फैक्टर जानिए। और अब रिले को जब हम पढ़ेंगे तो रिले को पढ़ने में वहां पे कई सारी टर्म्स जो है वो आएगी, अलग अलग टर्म्स आएगी। तो उन अलग अलग टर्म्स के बारे में थोड़ा पहले ही अपन जान लेते हैं, ताकि जब यूज करें तो आपको मैं बोलूँ उन टर्म्स का नाम तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ओके, टॉपिक डाल लीजिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये होने के बाद में फिर हम लोग रिले को पढ़ना शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे रिले के अच्छे अच्छे। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो कौन कौन सी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आती है रिले में, सबसे खास बात तो इसकी एक ही आती है, दैट इज कॉल्ड योर पिकअप वैल्यू। ठीक है ना, क्या होती है पिकअप वैल्यू, ये मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था। रिमाइंड करो जरा ध्यान से, अगर क्लास देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पिकअप वैल्यू क्या होती है। याद करो मैंने कल की क्लास में क्या बताया था। मैंने बोला था कि सपोज दैट ये एक रिले है ना, तो रिले में दो कॉइल होती है। मान लो जैसे यहाँ पे करंट जा रही है, ये करंट एक्सीड करेगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से ये वाली टर्म भी एक्सीड करेगी। याद करो, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसफार्मर को करंट ट्रांसफार्मर बोला था मैंने, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 100:1 का यहाँ पे क्या है, रेशियो है। क्या है बेटा, 100:1 का क्या है, रेशियो है। सही है। अगर मान लो यहां फ्लो होने वाली करंट है, मान लो कितनी, 200 एम्पियर। कितनी है बेटा, 200 एम्पियर। तो इस कॉइल में जाने वाली करंट कितनी रहेगी, 2 एम्पियर रहेगी। कितनी रहेगी, 2 एम्पियर। मान लो ये 200 एम्पियर जो करंट है, ये मान लो आपकी फुल लोड करंट है। कौन सी करंट है, फुल लोड करंट। फुल लोड करंट का मतलब क्या है कि सिस्टम कैसा है, हेल्थी है। सिस्टम कैसा है, हेल्थी है। अब अगर मान लो सिस्टम पे क्या आगे आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, फॉल्ट। तो करंट क्या करेगी, एक्सीड करेगी। कहां से, इस 200 से बढ़ेगी करंट। सही है। मान लो बढ़ के होगी है कितनी, 500 एम्पियर। कितनी होगी है, 500। इसको क्या बोलोगे, फॉल्ट करंट। सही है। तो अगर प्राइमरी में 500 हो जाती है तो सेकेंडरी में कितनी हो जाएगी, सर 5 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 5 एम्पियर। तो क्या अब ये रिले ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम देखते हैं पिकअप वैल्यू। किसको देखेंगे, पिकअप वैल्यू। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो वहां पे लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोली थी मैंने, रिलायबिलिटी। वहां मैंने क्या बोला था कि रिले प्री डिटरमाइंड वैल्यू के ऊपर क्या करना चाहिए, ऑपरेट। अब प्री डिटरमाइंड वैल्यू का क्या मतलब है, मतलब बेटा रिले को आप सेट कर दो। जैसे आपने रिले को सेट कर दिया 3 एम्पियर पे। किसने पे सेट कर दिया, 3 एम्पियर पे। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि जब करंट 3 एम्पियर से कम रहेगी, मान लो 2.9 भी रहेगी, तो रिले बोलेगा फॉल्ट नहीं है भाई, क्योंकि करंट 3 एम्पियर से कम है। समझ में आ गया। जैसे ही करंट मान लो 3 एम्पियर से बढ़ेगी, रिले बोलेगा फॉल्ट आ गया। समझ में आया। तो ये 3 एम्पियर जो करंट है ना, इसी को बोलते हैं प्री डिटरमाइंड वैल्यू, या इसी को बोलते हैं पिकअप वैल्यू। क्या बोलते हैं, पिकअप वैल्यू। समझ में आ गई खास बात। तो पिकअप वैल्यू की डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या बोलोगे, तो मैं बोलूंगा कि वो मिनिमम करंट जहां तक रिले ऑपरेट करना शुरू नहीं करता है, या इसके बाद में रिले ऑपरेट करना शुरू कर देता है। समझ में आ गया। मतलब 3 एम्पियर भाई, फॉल्ट करंट की मिनिमम वैल्यू यही है 3 एम्पियर। इससे ज्यादा एक्सीड करते ही रिले ऑपरेट करना शुरू कर देगा। मतलब पिकअप वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी है जहां तक रिले ऑपरेट करना शुरू नहीं करता है। क्लियर है ना। ओके, क्या डेफिनेशन लिखोगे, पिकअप वैल्यू इट्स द minimum value, its minimum value at which या after which relay has to operate। समझ में आई खास बात या नहीं आई। कौन सी वैल्यू है ये वो मिनिमम वैल्यू है जहां रिले इसके बाद में ऑपरेट करना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड योर पिकअप वैल्यू। समझ गए बात को।
ये कौन सी वैल्यू है बेटा? पिकअप वैल्यू है। ओके, इसके बाद में दूसरी चीज सेकंड, ठीक है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं। ओके, पिकअप वैल्यू। अब एक चीज को और ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैंने बोला, सपोज डेट मैंने बोला पिकअप टाइम, आज सारे ही वर्ड में बता दूंगा जितने भी पॉसिबल है, ठीक है। ये आप लोगों को बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, पिकअप टाइम वगैरह क्या होता है समझ लेना। लेकिन पिकअप टाइम जो होता है इसको ऑपरेटिंग टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग टाइम। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है बेटा कि जब सिस्टम में फॉल्ट आता है, जब सिस्टम में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने से लेकर सर्किट ब्रेकर के ओपन होने तक का जो टाइम होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड पिकअप टाइम या ऑपरेटिंग टाइम। क्लियर ना? तो इसको क्या लिखोगे शॉर्ट में? टाइम फ्रॉम फॉल्ट टू फॉल्ट क्लियर, फॉल्ट टू फॉल्ट क्लियर। समझ में आ गया? फॉल्ट आने से लेके फॉल्ट क्लियर होने तक। फॉल्ट क्लियर होने का क्या मतलब है? सर्किट ब्रेकर का ओपन होना। समझ गए? उस टाइम को बोलोगे पिकअप टाइम। क्लियर हो गया? पिकअप वैल्यू, पिकअप टाइम। आप लोगों को एक वर्ड और सुनने को मिलेगा, रीसेट वैल्यू। क्या सुनने को मिलेगा बेटा? रीसेट वैल्यू। सर रीसेट वैल्यू क्या होती है? तो देखो बेटा, रीसेट करने का क्या मतलब होता है? रीसेट करने का मतलब ये होता है कि फॉल्ट आ गया, रिले ने सिग्नल भेज दिया, सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, ठीक है, फॉल्टी पार्ट हट गया। अब क्या होगा? लाइनमैन वगैरह जाएंगे, फॉल्ट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में जब सिस्टम हेल्थी हो जाएगा तो आप क्या करोगे? सर्किट ब्रेकर को लगाओगे। अब सर्किट ब्रेकर लग गया, वीसीबी को ऑन किया, तो ऑन किया तो फिर आपकी करंट जो रहेगी वो आपकी पिकअप वैल्यू से तो कम ही रहेगी। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो मतलब रीसेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे जाके आप सर्किट ब्रेकर को वापस से ओपन कर देते हो। ये वैल्यू आपकी पिकअप वैल्यू से हल्की सी कम ही रहेगी। मान लो 3 एम्पियर पे आपने पिकअप वैल्यू को सेट कर रखा है, ठीक है ना। तो जब करंट की वैल्यू 3 एम्पियर से कम हो जाएगी, जब पिकअप वैल्यू जब करंट की वैल्यू 3 एम्पियर से कम हो जाएगी तो आप बोलोगे कि अब आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं बचा भाई, अब आपका सिस्टम कैसा हो चुका है? हेल्थी हो चुका है। तो वापस से आप सर्किट ब्रेकर को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। समझ में आ गया? तो रीसेट वैल्यू का मतलब समझ गए? ओके, व्हेन फॉल्ट इज क्लियर, व्हेन फॉल्ट इज क्लियर, देन द वैल्यू एट विच सर्किट ब्रेकर क्लोज्ड, ठीक है ना, जिस पे आप सर्किट ब्रेकर को क्या कर देते हो? क्लोज कर देते हो। इसी तरीके से अगर मैं अगला वर्ड लिखूं रीसेट टाइम, ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। रीसेट टाइम का क्या मतलब है? जब पिकअप टाइम था तो मतलब फॉल्ट आने से लेके सर्किट ब्रेकर के ओपन होने तक का टाइम। समझ गए? बिल्कुल। रीसेट टाइम का क्या मतलब है? सर्किट ब्रेकर के क्लोज होने से वापस सप्लाई के ऑन होने का टाइम, दैट इज कॉल्ड योर रीसेट टाइम। समझ गए? दोनों आगे पीछे उल्टा सीधा बराबर तरीके से। ओके, अब देखो यार, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पिकअप वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा, इट्स अ मिनिमम वैल्यू आफ्टर विच द रिले हैज टू ऑपरेट। क्लियर है कि नहीं है? ओके, अब ये सारे वर्ड में हटा देता हूं, लिख तो आप सारे ही लेना, ठीक है। ओके, अब देखो और इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, सेकंड, ओके, क्लियर है? हाँ, देखो, अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं बोलूं एक रिलेशन अगर मैं डिफाइन करूं, समझना, एक होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, पीएसएम। क्या बोलते हैं इसको? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टर्म को हमेशा याद रखना, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, पीएसएम, बार बार काम आएगा, सुनना। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर किसे कहते हैं? ये बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट समझ जाओगे। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है, इट्स ए वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट डिवाइड बाई पिकअप वैल्यू। ये फॉल्ट वैल्यू लिख लो आप, है ना, करंट से कंफ्यूज हो जाओगे कि सर वोल्टेज नहीं हो सकता क्या, ठीक है ना। तो फॉल्ट वैल्यू डिवाइड बाई पिकअप वैल्यू। अब आप पहले तो मुझे एक बात बताओ,
प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की डेफिनेशन दोगे तो क्या बोलोगे कि सर इट्स जस्ट ए रेशियो ऑफ फॉल्ट वैल्यू एंड पिकअप वैल्यू। डेफिनेशन होगी, दिखी गया फॉर्मूले में, फॉल्ट वैल्यू और पिकअप वैल्यू का रेशियो आपका पीएसएम कहलाता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कहता है। अब एक बात बताओ मुझे, फॉल्ट में और पिकअप में ज्यादा बड़ा कौन होता है? फॉल्ट वैल्यू ज्यादा बड़ी रहेगी या पिकअप वैल्यू ज्यादा बड़ी रहेगी? अभी मैंने क्या बोला था कि जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था 3 एम्पियर को अपन लोगों ने क्या माना था? पिकअप वैल्यू माना था। तो रिले ऑपरेट कब करता है? जब करंट 3 एम्पियर से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? सर कम रहेगी तो ऑपरेट ही नहीं करेगा, हेल्थ ही बताएगा। 3 से ज्यादा हो गई तो ऑपरेट करेगा, और उस करंट को हमने क्या बोला था? फॉल्ट करंट बोला था। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, बिकॉज पिकअप वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू ना, इसके ऊपर अगर वैल्यू गई तो उसको हम बोलेंगे कि भाई फॉल्ट आ गया। सही बात है, मतलब ये तो फिक्स है, ये डिफाइन है। क्या बोलोगे कि सर ऑलवेज द फॉल्ट वैल्यू इज हायर और ग्रेटर देन पिकअप वैल्यू। बताओ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। सही बात है, अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू अगर मान लो छोटी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखो जरा, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात है। अब देखो बेटा, यहां पे ना 2 चीजें हैं। अब क्या क्या चीजें हैं उसको आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने देखो, अभी आप लोग कभी, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने किसी पावर स्टेशन पे या मान लो किसी जीएसएस पे कहीं पे नौकरी की हो, है ना, किसी सब स्टेशन पे आप गए हो, ऐसा तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। सही बात है। तो आप लोगों ने क्या देखा हुआ है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, थोड़ा समझ लो, है ना। ध्यान से चीज़ों को, क्वांटिटी को एक्चुएटिंग कर लो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, बिकॉज एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना, क्योंकि पिकअप वैल्यू की बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि पिकअप वैल्यू ही वो वैल्यू है कहाँ रिले कब ऑपरेट करेगा, कब ऑपरेट नहीं करेगा, ये पूरा काम पिकअप वैल्यू का होता है। इसलिए पिकअप वैल्यू के ऊपर कुछ और चीजें हैं, खास बात है जो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, जैसे मान लो मैंने बोला ये एक ट्रांसमिशन लाइन थी, ठीक है ना, इस पे ऐसे करके बेटा करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यूं, ये सेकेंडरी कॉइल है। यहां पे मैंने बोला ये कॉइल जा रही है रिले के अंदर, ये है किसके अंदर? रिले के अंदर। वर्ड है, समझना। मान लो मैंने बोला, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10:1 की ये क्या है? कॉइल है ना। अब यहां पे मान लो मैंने बोला कि कोई भी, मान लो कोई भी करंट है, सपोज दैट मैंने बोला कि यहाँ पे 100 एम्पियर करंट जा रही है, तो यहाँ पे जो करंट रहेगी वो करंट रहेगी कितनी? 10 एम्पियर। अब क्या होता है कि जब कोई जीएसएस होता है या मान लो कोई भी जो चीज़ होती है ना, कोई भी एक मशीन होती है, उस मशीन की क्या होती है कि रेटिंग होती है। ये बात आप भी जानते हो अच्छे से। ये रिले जो है ना, इसकी भी एक्चुअली क्या होती है? रेटिंग होती है। समझ गए चीज को? खास बात में रिले की क्या होती है? एक रेटिंग पाई जाती है, रेटिंग होती है रिले की भी, ठीक है। अब जैसे मान लो, देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। रिले की क्या होगी? एक रेटिंग होगी। अब रेटिंग होगी तो क्या क्वांटिटी होती है, समझना। जैसे मान लो आप लोगों ने बोला कि ये जो रिले है ना, इसकी रेटिंग है, मान लो सपोज दैट मैंने बोला 50 एम्पियर इसकी क्या है? रेटिंग है। क्या है इसकी? 50 एम्पियर रेटिंग है। इसका मतलब इस सेकेंडरी कॉइल में मैक्सिमम करंट 50 एम्पियर तक हो सकती है, उससे ज्यादा कोई ये सहन नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा पे आप इसको सेट नहीं कर सकते हो। अब सहन कर नहीं कर पाएगा ये वर्ड मैं नहीं बोल सकता हूं, समझना चीज को, ठीक है ना। ये रेटिंग कौन सी वाली रेटिंग है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, थोड़ा तसल्ली रखो, समझो। अब देखो, मान लो भाई इसकी 50 एम्पियर की कैपेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे ये 10 एम्पियर है, यहाँ पे 10:1 का है, तो यहाँ पे 50 वैल्यू कब हो सकती है? आप इस चीज को थोड़ा सोच के बताओ मेरे को, यहाँ पे 50 वैल्यू कब हो सकती है? आपने बोला कि सर मान लो यहाँ पे मेरा 500 एम्पियर करंट जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो 50 एम्पियर के बराबर मिल जाएगा मुझे। मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा? 50 एम्पियर के बराबर मिल जाएगा। अब पता है जीएसएस वाले क्या करके रखता है, ये जो सेकेंडरी कॉइल होती है ना, इसको टैपिंग करके रखता है। क्या होती है इसमें? टैपिंग होती है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, समझना। प्रैक्टिकल लाइफ में जिसने देखा होगा ना वही ये चीज को गेस कर सकता है, समझना। इसमें यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल पे क्या होती है? टैपिंग होती है। अब जैसे ये करंट ट्रांसफार्मर है, अब जैसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ जो टर्न्स होती है वो वोल्टेज को डिफाइन करती है, तो करंट ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स जो होती है वो करंट को डिफाइन करती है। सही बात है।
अब मान लो यहाँ पे 500 करंट जारी थी, यहाँ पे आपको करंट कितनी मिली, 50 एम्पियर के बराबर करंट आपको मिल रही है, सही है ना, 50 एम्पियर के बराबर करंट मिल रही है। अब आप लोगों ने इसको टैपिंग कर रखी है कहाँ पे, यहाँ पे टैपिंग कर रखी है, ठीक है। मान लो टैपिंग कर रखी है कितने पे, 50% पे, कितने पे कर रखी है बेटा, 50% पे। तो 50% पे टैपिंग कर रखी है, तो आपको जो यहाँ करंट देखने को, स्क्रीन पे जो करंट देखने को मिलेगी, वो करंट कितनी देखने को मिलेगी, 25 एम्पियर देखने को मिलेगी। कहानी को अच्छे से और प्यार से समझना, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ समझो भाई, मान लो 500 थी, 50 एम्पियर टोटल यहां पे हो गई, आपने इसको 50% पे सेट कर रखा है, तो 25 एम्पियर आप लोगों को यहां पे दिखाई देगी। अब आप लोगों ने इसको सेट कर रखा है, तो मतलब ये जो 25 एम्पियर है, इसको आप भेज रहे हो किसमें, रिले में, किसमें भेज रहे हो, रिले में। ये 25 एम्पियर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि भाई 25 एम्पियर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी जा रही है, 50 जा रही है। सेकेंडरी कॉइल में एक्चुअल में कितनी है, 50 है, क्योंकि आपने उसे 50% पे सेट कर रखा है। समझ में आई कहानी। तो 50% पे सेट करने का क्या मतलब है कि वो 25 एम्पियर बताएगी। अब मान लो मैं जीएसएस का इंचार्ज हूं, मैं वहां पे हूं, तो मैं क्या करूंगा, फॉल्ट के लिए वैल्यू को सेट करूंगा, सही बात है। मैंने बोला, मैं वहां पे बैठा था, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, है ना, फुल्ली पे इसको नहीं रखते हैं, इसको क्या करते हैं, हाफ पे डिसाइडेड करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सेट कर दिया कि भाई 25 एम्पियर से करंट जैसे ही एक्सीड करेगी, आपका जो रिले होना चाहिए वो क्या कर जाना चाहिए, ऑपरेट कर जाना चाहिए, ट्रिप कर जाना चाहिए, सही बात है। यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे 50 एम्पियर हुआ, जैसे ये 25 एम्पियर आएगा, मान लो 50% पे कर रखी है, तो 25 एम्पियर जैसे ही एक्सीड किया, रिले आपका तुरंत क्या कर जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा, और आपका रिले सिस्टम में बंद करना शुरू कर देगा उसको, सही बात है। अब इस वैल्यू को आप ऊपर नीचे, अगर टैपिंग को आपने और ऊपर किया और ऊपर किया, अगर आप इसको 100% पे कर दोगे, ठीक है ना, तो आपकी जो रेटिंग होगी वो कितने पे हो जाएगी, फिर 50 एम्पियर के ऊपर हो जाएगी। होएगा कि नहीं होएगा। तो स्क्रीन में जो वैल्यू आप लोगों को दिखती है, चीज को ध्यान से समझना, स्क्रीन में जो वैल्यू आप लोगों को दिखती है, जो आप सेट करते हो, वो सेट करते हो अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसको वर्ड के नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, करंट सेटिंग। समझ में आई कहानी या नहीं आई। क्या सर इसको 100% तक ही सेट कर सकते हैं क्या, इससे ऊपर सेट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, इसको 120 130 तक भी कर सकते हैं। अब ये 120 130 तक है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते, ये आपको सिर्फ एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सर 125% या 150% पे सेट कर रखा है, सही बात है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी 0 to 100% तक ही होती है। अब आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कौन सा वर्ड है और किस वर्ड के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब समझिए, ठीक है ना, क्योंकि रट्टा तो आप लोगों ने खूब मारा होगा। ओके, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा और उस वर्ड का नाम है करंट सेटिंग, और साथ में मल्टीप्लायर भी सुना होगा, ठीक है ना, करंट सेटिंग मल्टीप्लायर। जैसे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर सुन रहे हो, ऐसे ही करंट सेटिंग मल्टीप्लायर होता है। ये क्या करता है समझता आता हूं, देखो, तो ये पिकअप वैल्यू जो होती है, ये जो पिकअप वैल्यू होती है, उस पिकअप वैल्यू को ये मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है, तो जो एक्चुअल पिकअप वैल्यू होती है वो एक्चुअली आपकी पिकअप वैल्यू मल्टीप्लाई विद करंट सेटिंग होती है। समझ गए खास बात को। अब सर इसमें क्या मतलब है, समझिए बेटा, मैंने बोला दो कॉइल है, एक सेकेंडरी है एक प्राइमरी है, समझ गए। अब इसमें जितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी करंट होगी, वो डिसाइड करेगा टर्न रेशियो। कौन डिसाइड करेगा बेटा, टर्न रेशियो। भाई मान लो 10:1 की है, यहां गई कितनी 100 एम्पियर, तो यहां अपने आप 10 एम्पियर की करंट जाएगी, फिक्स है। अब आप ऐसा तो नहीं है ना, एक बार ट्रांसफॉर्मर बना दोगे तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स बार बार खुद से चेंज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये फिक्स है कि अगर यहां 100 जाएगी तो यहां 10 जाएगी, ये बात फिक्स है, सही बात है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मशीन में वो बटन को सेट कर आके ना, हम लोग क्या करते हैं, रिले की जो रेटिंग है ना, या रिले की जो करंट है, पिकअप वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं अलग अलग लेवल पे। तो अलग अलग लेवल पे करते कैसे, वो जो सेट करते हैं ना, उस सेट करने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करंट सेटिंग। समझ में आ रहा है, मतलब रिले कितनी एम्पियर पे ऑपरेट करेगा, क्या 10 पे करवाना है, 5 पे करवाना है, 2 पे करवाना है, 3 पे करवाना है, पिकअप वैल्यू को कितना रखना है, वो हम लोग उस मशीन में बाहरी तरीके से उसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। रिले को थोड़ा सा क्या बनाते हैं, मैनुअल बनाते हैं, और उसी सेटिंग को बोलते हैं क्या, करंट सेटिंग बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया,
ठीक है। जैसे मान लो ये पिकअप वैल्यू मत लिखो, इसको आप ऐसे लिख दो, करंट इन दी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो और भी आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगी चीज कि पिकअप वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, करंट इन दी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में करंट कितनी है मैक्सिमम, मल्टीप्लाई विद करंट सेटिंग। 50% हो सकती है, 20%, 70%, करंट सेटिंग कितना भी हो सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मत समझना कि 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, एग्जामिनर आपको ज्यादा भी दे सकता है, 125%, 150%, 200%। ठीक है, वो जितना दे उतना रख देना आप। समझ में आ गया? जैसे उसने बोल दिया, क्या बोल दिया, ध्यान से समझा भाई, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर चेंज हो जाएगा। फिर आप समझो, जब आप पीएसएम लिखोगे, जब आप प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे ऊपर तो लिखोगे फॉल्ट करंट, समझ में आ गई बात, और नीचे क्या लिखोगे, पिकअप वैल्यू। तो पिकअप वैल्यू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा करंट इन दी सेकेंडरी कोयल, करंट इन दी सेकेंडरी कोयल मल्टीप्लाई विद करंट सेटिंग। समझ गए? इनके ऊपर एग्जांपल भी करवाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये समझ में आया ना। पीएसएम निकाल सकते हो किसी का भी, ओके, उल्टे सीधे एग्जांपल करवाऊंगा इनके ऊपर, यहां से आप लोगों के कुछ एग्जांपल्स बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन सारा समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिले।